गुड इवनिंग। आज मैं उन छात्रों के लिए बात करना चाहूँगा जो अभी से यानी 2026 से 12th के इंग्लिश की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं और वो एग्ज़ाम देंगे 2027 में। क्या लगता है आपको, बिना सिलेबस जाने हुए आप तैयारी कर रहे हैं? तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आपको सिलेबस समझनी चाहिए और सिलेबस में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि अभी से आपको कौन कौन सा सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों के साथ में बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। हम लोगों का मतलब क्या है कि मैं और आप दोनों के साथ में, क्योंकि मुझे सिखाना होता है और आपको सीखना होता है। अब बिहार सरकार जो है वो इंग्लिश को कंपलसरी सिर्फ 12th एग्जामिनेशन में किए हैं, इसलिए आप 12th में ही इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ना शुरुआत करते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ बेवियाए, आपके शिक्षक भी 100% क्वेश्चन लड़वाते होंगे, ऐसे ऐसे दावे भी करते हैं, वो ट्रिक देते होंगे, वो गैस करके क्वेश्चन देते होंगे। जरा सोचिए, यही आपकी भविष्य को खराब करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जब आप 12th में पढ़ते हैं तो गैस की बदौलत आप आगे निकलना चाहते हैं बिना नॉलेज के, और जब नॉलेज नहीं होता है तो देखिए, भारत सरकार जितनी भी वैकेंसियां निकालती है सब में इंग्लिश पूछी जाती है। जब आप इंग्लिश नहीं जानेंगे, 12th में अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं सीखेंगे और समझेंगे, तो फिर बिना ज्ञान का आप कोई एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं आफ्टर 12th? सोचिए। इसलिए अभी से अगर आप 12th में हैं तो अच्छी तरह से नॉलेज के साथ इंग्लिश को पढ़िए। और पढ़ने से पहले आज जो मैं आपको सिलेबस समझाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी तरह से, और तब पता चलेगा कि सच में आपको कौन कौन से सेक्शन से प्रॉब्लम हो रहा है। और आप अपने शिक्षक से मिलेंगे और उस सेक्शन पर उनको जोर देंगे कि प्लीज़ इस पर अच्छी तरह से मुझे पढ़ाइए, ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर पाएँ। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, इंग्लिश है ये बिहार बोर्ड। देखिए, बिहार बोर्ड में यानी 12th एग्जामिनेशन में 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन, कैसे, किस तरीके से? 100 नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का पूछेगा, और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप्स इसको भी हम कह सकते हैं, और ये 50 नंबर का क्वेश्चन। सब्जेक्टिव में क्या होता है? लिखना होता है आपको, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? पढ़ करके टिक लगाना होता है, OMR शीट में भरना होता है। ठीक है, तो हम आइए समझते हैं कि सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है और कौन कौन सी चीजें से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो देखिए, टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इन टॉपिक से। अब ग्रामर में कौन से चैप्टर पढ़नी चाहिए और कितने चैप्टर है, इन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सेंटेंस हुआ, एक नाउन हो गया, नंबर हो गया, केस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब में, अब ये वर्ब है, ये इसमें जेरंड पढ़ना होता है, इन्फिनेटिव पढ़ना होता है, पार्टिसिपल पढ़ना होता है। समझ गए? मॉडल्स हो गया, सब्जेक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन है, क्लॉज है, क्वेश्चन टैग है, रिमूव टू है। इतने चैप्टर हैं, 21 चैप्टर हैं, और 21 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th के एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि जब इतने चैप्टर हैं तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, आखिर क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस फॉर्मेट में वो क्वेश्चन पूछते हैं। आइए, ये आपको समझना नहीं है, आपको देखना है कि सच में इस तरीके से क्वेश्चन होता है और हमें जवाब देना होता है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपको, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक रहेगा, और इसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को रखना है, ताकि वो क्वेश्चन जो है सही हो जाए। ठीक है, तो अब इसमें मैं समझा नहीं रहा हूं आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे होगा वो तो हम बाद की बात करेंगे। हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं कि इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछी जाती है।
ये हो गया ग्रामर सेक्शन से पूछा जाता है, आप देख लीजिए। ये हो गया नरेशन, है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो ग्रामर सेक्शन का हो गया। हमें 50 क्वेश्चन रहते हैं ग्रामर से और 50 क्वेश्चन बुक से रहते हैं, यानी 60 क्वेश्चन के आसपास में ग्रामर से और 40 बुक से के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100 हो जाता है, तो 50 आपको बनाना होता है और 50 का 50 नंबर फिर आपको आ जाता है जब आपका सही 50 क्वेश्चन रहता है। तो आइए देखिए, अब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। 2, है ना, किताबें हैं हमारी, टेक्स्ट बुक और क्या हो गया, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब ये 2 चीज़ें हैं। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश 11th में पढ़ने होते हैं और वही चीज़ 12th में भी पढ़ाई जाती है। अब टेक्स्ट बुक में भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, देखिए। प्रोज चैप्टर होता है एक, जिसमें हमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना होता है। ये अच्छी चैप्टर है और इनसे अच्छी खासी क्वेश्चन पूछी जाती है। ये हो गया, है ना, भारत इज माय होम। ये सारे के सारे चैप्टर हैं हमारे, 10-11 चैप्टर हैं प्रोज से। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव टाइप भी पूछे जाते हैं। हम जब सब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे तब बताएंगे कि बुक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए, ये तो हमारा बुक से था, है ना। अब पोइट्री चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सारे के सारे चैप्टर हैं और इनको आपको अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए। अगर आप ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि शिक्षक आए, अंग्रेजी पढ़ दिए और उसका हिंदी अनुवाद करके आपको समझा दिए, तो जरा आप सोचिए, हिंदी समझने से इंग्लिश अगर आ जाती तो शायद 12th पास करने के बाद जितने भी बच्चे हैं जिनके 90 प्लस नंबर आते हैं, उनका क्या अस्तित्व रहता, समझ गए। वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, वो आगे नहीं कुछ कर पाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास नॉलेज आ जाता है तो ट्रिक आप खुद बना लेते हैं, गेस आप खुद कर लेते हैं। आइए, ये हो गया हमारा पोइट्री चैप्टर से था। अब हम बात करते हैं वर्ड टाइप्स क्वेश्चन। अब किस तरीके से, हमने कहा ग्रामर से और किससे, बुक से और वर्ड टाइप से भी पूछा जाता है। तो वर्ड किस तरह के पूछे जाते हैं, आइए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, एडियम एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया, ऑड वर्ड्स हो गया। देखिए ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये पांचों का पांचों एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सेम यही पांचों एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर हम 12th में सही तरीके से पढ़ ले, अच्छे शिक्षक से पढ़ ले, जो आपकी समस्या को समझ ले और आपके हिसाब से चले, ताकि फिर आप जो भी एग्जाम आए उस एग्जाम को अच्छी तरह से फाइट कर पाए। तो आइए देखिए, ये 6 चीज़ है। अब सवाल ये आता है कि सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, एडियम्स एंड फ्रेज क्या होता है। इनको भी हम समझ लेते हैं इनके साथ में कैसे कैसे। जैसे कि आपसे पूछेगा द सिनोनिम्स ऑफ बिफोर। अब बिफोर का मतलब क्या होता है, सामने। और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि जो शब्द पूछी जा रही है आपसे, उसका ही अर्थ वाला एक शब्द को बताना है, यानी सेम अर्थ वाला, लगभग सेम अर्थ वाला आपको बताना है। तो बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद होता है, टुमारो का मतलब कल होता है, टुडे का मतलब आज होता है और अर्लियर का मतलब क्या होता है, पहले। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बिफोर का भी अर्थ पहले और अर्लियर का भी अर्थ पहले होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है। बहुत सिंपल होता है। लेकिन जब कभी इसमें कठिन शब्द का प्रयोग कर दिए जाते हैं और ऑप्शन में भी कठिन शब्द का प्रयोग कर दिए जाते हैं, तो वही टफ हो जाता है। बस 12th के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में यही अंतर है कि कंपटीशन के एग्जाम में इसी चीज़ को थोड़ा सा टफ कर दिया जाता है और 12th के एग्जाम में थोड़ा सा बिलो रहता है। ठीक है, आइए, लेकिन आपको अगर 12th के एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से और अच्छे शिक्षक से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर एक एग्जाम जो है निकल सकता है। एंटोनिम देख लीजिए, ऑफ इजी। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा वाला, है ना। जो चीज़ दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, उसका उल्टा आपको बताना है। तो देखिए, इजी का मतलब क्या होता है, आसान। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। और प्लेन का मतलब क्या होता है, एकदम सादा। और डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, कठिन। तो बताइए, आसान का उल्टा क्या होगा, कठिन। यानी एंटोनिम्स का मतलब ये होता है कि जो इसमें अर्थ दिया जा रहा है उसका उल्टा आपको बताना है।
ये हो गया, तो आंसर ये होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अ रेड लेटर डे, अब अ रेड लेटर डे का इडियम्स है ये। अब इडियम से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ दे रहा है वही अर्थ वाला इसमें से आपको ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाता है सी नंबर, एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, ये चीज आपको करना पड़ेगा। ये हो गया इडियम्स एंड फ्रेज का। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, यानी क्या, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है कि नहीं, 4 नंबर में जो हम देखे हुए थे उस पर। यानी कि ये जो बातें कही जा रही है, इतनी लंबी एक सेंटेंस की बातें एक शब्द में कैसे कहा जा सकता है, ठीक है, उसी चीज के बारे में, है ना, यहां पर दिया गया है और आपको इस चीज को आंसर देना है। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्टैजियस होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। इतनी बातों को, है ना, बड़ी बातों को छोटी में कहना, इसी को हम क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारी की सारी क्लास में होंगे। देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको कह रहा है कि भाई जो गलत शब्द है उसको करेक्ट कह रहा है कि जो सही है उसमें से सही को ढूंढिए। ये सिंपल सा होता है, कहीं कठिन शब्द का अगर प्रयोग कर दे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। चूज द, है ना, ऑड वन, मतलब ऑड वाला कह रहा है कि ऐसा जो सबसे अलग हो, यानी एक जैसा नहीं हो, उसको चुनना है। देखिए, पेन का मतलब आप जानते हैं, लिखना। पेंसिल का भी मतलब आप जानते हैं, लिखना। स्केल का भी मतलब वही, है ना। साइकिल का मतलब क्या होता है, अलग चीज हो गई। पेन पेंसिल से इस सब से क्या है, अलग हो गया। साइकिल आप जानते हैं चलाने वाली है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो हमने बताया वर्ड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग टेस्ट और, है ना, ऑड वर्ड्स, ये सारी चीजें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। आइए हाँ, आगे देखते हैं कौन सा है। अब देखिए, सेक्शन बी में सेक्शन ए को हमने कवर कर लिया, यानी 50 नंबर पूरा। ठीक है, किस तरीके से हमको तैयारी करनी है। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को, तो इसमें ऐसे, यानी सेक्शन बी में जब पूछा जाता है तो ऐसे हो गया, 8 नंबर का पूछा जाता है। लेटर, एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक लिखना होता है, 5 नंबर का होता है। पैसेज या प्रेषित, इसको भी दोनों में से एक लिखना होता है। और ट्रांसलेशन 5 नंबर का होता है। एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इसको कैसे, ये क्या है, ये क्या है, इससे है, इससे भी 8 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, हम कैसे, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इससे किस तरीके से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। यानी डिस्क्रिप्टिव से तो इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, है ना, एक्सप्लेनेशन, इतने 5 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पैटर्न क्या होता है, उस पैटर्न को हम लोग समझते हैं कि इनका पैटर्न क्या होता है। ऐसे किस तरीके से होता है, 8 नंबर देखिए, ऐसे इस तरीके से आपको दिया जाएगा, 4-5 ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा कि सिर्फ एक को बनाइए। यानी एक है लिखा हुआ, यानी एक ही को बनाना है। और ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का। इसका ये मतलब, अगर यहाँ पर 2 रहता तो, है ना, इसमें हम लगाते 4 से डिवाइड, गुना करते, तब क्या हो जाता, मतलब ये नंबर को बताता है और ये क्वेश्चन को बताता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 8 नंबर का, तो इसमें से एक का आपका जवाब देना है। अब क्या है, प्रोज सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन में क्या होता है कि आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है। क्या पूछेगा, एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि एक जो है, एक क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का रहेगा, आपको एक का जवाब देना है इसमें से। ये होता क्या है, कैसे इसको हम समझेंगे कि आप बुक को, मैं यही कहा पहले आपको कि अगर कोई शिक्षक या आप खुद कहीं से सुन लेते हैं या आपको कोई पढ़ा देते हैं, पूरा बुक अंग्रेजी पढ़ लिया और हिंदी में जब आपको बता दिया जाता है, फिर आप ये सेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखिए, लाइन बाय लाइन आपको समझना होता है और इनके शब्दों के साथ खेलना होता है। इनके शब्द को आपको याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से पूछे गए और किस तरीके से इनमें शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड मीनिंग तो चाहिए ही इनको समझने के लिए। ठीक है, तो बुक को अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से, है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिए जाते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में, और आपसे पूछा जाता है सिर्फ एक, 4 में से एक को आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद पोएट्री सेक्शन से भी पूछा जाएगा आपको एक्सप्लेनेशन में, कि एक्सप्लेन लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें एक दे दिया जाता है। पोइट्री में भी, है ना, जो चैप्टर होता है उस चैप्टर के बीच से उठा लिया जाता है,
समझ गए? कंटेंट जो होता है उस कंटेंट से 20 से 2-3 लाइन उठा करके और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कीजिए। तो ये सब लिखने वाली चीज़ें हैं। तो अभी से आपको ध्यान देना है कि हमें लिखनी कैसी चाहिए। अगर आप लिखना नहीं समझेंगे ना तो बाद में फिर बहुत पछतावा होगे। जब आप एग्ज़ाम देने लगेंगे तो फिर आपको डर सा लगेगा कि भाई अब मैं लिखूंगा कैसे। अब देखिए, राइट अ लेटर। अब लेटर लिखना होता है। लेटर लिखने के लिए कह रहा है कि जैसे मैंने कहा था कि लेटर और या फिर एप्लीकेशन लिखना है, तो लेटर लिखना होता है 5 नंबर का। चाहे तो आप लेटर लिखिए, चाहे फिर एप्लीकेशन लिखिए, है ना। ये इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, लेटर एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर 5 नंबर में जो है वो कहता है कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। मतलब क्या है ना, और सब के सब कितने 40 से 50, यानी 5 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है जवाब देने के लिए, जो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। और अब जो है इन 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिखना है। यानी इसमें 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन जवाब देना है, लिखना होता है। अब लिखने के लिए सूची क्या चाहिए, ग्रामर अच्छी तरह से होनी चाहिए, वर्ड आपके पास का स्टॉक होनी चाहिए, यूजेज ऑफ वर्ड जानना चाहिए कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी शब्द मैं जान गया और कहीं भी मैं लिख दूं, नहीं, अच्छे शब्द का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। सबका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। तो 10 है, 10 का 10 हमें देखना है, 10 में से 5 ही बनाना है। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है कि इस तरीके से फिर आएगा आपको 3 क्वेश्चन जवाब देने हैं 5 नंबर के, ठीक है। 120 शब्द में ये समरी कह रहा है लिखने के लिए, आपको समरी लिखना है। और समरी आसान ही होता है, समझिए एक तरह से। अब अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो समरी इस तरीके से पढ़ना है, या फिर ये था प्रोज सेक्शन था और इसमें से आपको पोएट्री सेक्शन में से दोनों में से कोई एक समरी लिख दीजिए, आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रामा, ये हो गया है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछा जाता है, तो आइए देख लीजिए, है ना। अब देखिए, अब मैच वाला भी होता है। मैच कैसे करना है कि राइटर का नाम आपसे पूछ देगा और एक चैप्टर का नाम, और उस चैप्टर को किसने लिखा उस तरीके से यहाँ पर दे देगा, है ना। ये हो गया चैप्टर का नाम और इधर हो गया राइटर का नाम, तो दोनों को मिलाना होता है। ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और आपको आसान इस तरीके से याद हो जाएगा, है ना, याद करवा दिया जाएगा। और मेरे यूट्यूब पर भी वीडियो आती रहती है। अब देखिए, इसमें ट्रांसलेशन है। अब ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है और ग्रामर की, और सबसे ज़्यादा सेंस की ज़रूरत है। और सेंस तब होगा जब आपको क्लास में सोचने के लिए और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाए, तब, नहीं तो नहीं होगा। हम ये भी बात करेंगे कि प्रैक्टिस कैसे करना है, हमारी क्वेश्चन का सेट कैसे होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पर मैच फिर आ गया, मैच वाला है कि नहीं, ठीक है। हम लोग इस तरीके से भी मैच किया जाता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको 2 आसान हो जाएगा। अब देखिए, रीड, ये सब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रीड द पैसेज है ना केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। अब देखिए, ये पैसेज है, पैसेज आसान होता है, लिख सकते हैं आप, है ना। इन्हीं को पढ़ना होता है और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है, और पूछने के बाद आपको लिखना होता है आंसर। इसका आपको चाहिए, इसमें समझ अंडरस्टैंडिंग है। और एक बात मैं बताऊं, ये चीज़ें ना पैसेज कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। यानी आप समझ सकते हैं कि 12th के सिलेबस जो है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबसे लगभग मैच करते रहते हैं, समझ गए। सिर्फ बुक सेक्शन को छोड़ करके बाद में की सारी चीज़ें, है ना, 12th के बाद जो भी एग्जाम होते हैं सब में पूछे भी जाते हैं। देखिए, ये 4-5 क्वेश्चन रहेगा और 4-5 क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिए, या फिर फ्रेश ही हो गया, ठीक है। अब इसको, ये थोड़ी सी कठिन होती है, लेकिन अगर आपको पढ़ाई जाए तो बच्चे को ऐसा कठिन लगता है, लेकिन पढ़ाई जाए तो ठीक ठाक हो जाता है। तो आप पैसेज बनाइए, प्रेस ही नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस खत्म। अब हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। आइए देखिए, सिर्फ रूल ही नहीं और कॉपी भरना नहीं, रूल अगर हो और टेक्निक हो, कॉन्सेप्ट हो, तो उस पर प्रैक्टिस करने के लिए भी असाइनमेंट चाहिए। और उस असाइनमेंट पर जब आप पकड़ बनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और हमेशा से
आप नॉलेज के लिए पढ़िए। नॉलेज के लिए का क्या मतलब है? अब ये नहीं कि हम प्रखंड विद्वान बनने की जा रहे हैं, नहीं। जो 12th के एग्जाम है और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम है वो सही तरीके से आपका निकल जाए, इस पर्पज से हमेशा से पढ़ना चाहिए। अच्छे बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं, नहीं तो फिर 12th में है और गांव के भी बच्चे, शहर के भी बच्चे इसी तरीके से 12th अपना पढ़ाई करते रहते हैं, तो फिर जो शहर में या फिर जो कोटा पटना जाता है वो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, समझ गए? तो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और देखिए हम आपको अपने क्लास में कैसे पढ़ाते हैं। देखिए ये आर्टिकल्स है और मैंने 12th की बैच प्रारंभ कर दी है। ये है निर्मली, सुपौल जिला है बिहार में, और निर्मली शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है। उसी शहर में थाना रोड है और समृद्ध एजुकेशन कोचिंग का नाम है, वहाँ आप आ सकते हैं। बैच प्रारंभ हो चुकी है, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। मेरे इससे पहले बहुत सारे लेक्चर की वीडियो बन चुकी है ग्रामर पर, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 2026 में 12th वाले बच्चों को। आप बच्चे आज जो है आप देख सकते हैं उस पर मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे होती है। आइए देखते हैं। ये आर्टिकल्स हो गया, कंप्लीट आर्टिकल्स ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब पता नहीं ये दिख रहा होगा कि नहीं आपको, ठीक है? चलिए, ये 12th के बच्चों के लिए है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, डियर इंद्रजीत सर है, डियर इंद्रजीत सर के नाम से है। देखिए आर्टिकल्स में मैंने लगभग 320 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? टाइप 1 यानी कि टाइप बाय टाइप मैंने कर दिया है कि जब मैं एक रूल पढ़ाता हूं या एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन बच्चों को घर पर दिया जाता है बनाने के लिए कि आपको घर से बना करके लाना है। क्लास में मैं कराता ही हूँ, थ्योरी के साथ साथ में एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ और ये उनको घर से बना करके लाना होता है। जब यहाँ पर वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो घर से मैं देखता हूँ कि लगभग सभी बच्चे जो है बना करके ले आते हैं। इनसे क्या हो जाता है, यहाँ पर तो एक लिखते लिखते याद ही हो जाता है और रूम पर जाते जाते वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो देखिए ये टाइप 1 हो गया। इसी तरीके से हम आपको कई टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है? और आइए दिखाते हैं हम आपको, जैसे ये टाइप 2 हो गया, इसी तरीके से और भी टाइप है, टाइप 3 हो गया। हम आपको कंप्लीट दिखाते हैं कि कितने टाइप तक मेरे पास क्वेश्चन है। ये यहाँ से यानी देख लीजिए, लगभग ये आपको 50 यानी 50 टाइप है। ये रूल नहीं है, जानते हैं, 4 रूल, आर्टिकल खत्म, समझ गए? लेकिन 50 टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया है कि आप बनाते बनाते आपको क्या हो जाए, याद हो जाए और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखिए, आप हर एक आदमी ये कहते हैं कि अगर आपको किसी एग्जाम में बेहतर करने हैं तो अभ्यास अधिक से अधिक कीजिए। अभ्यास कहाँ करेंगे? आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए। जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो यकीनन आपके अभ्यास यानी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जब ये अच्छी हो जाती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए तैयार होते हैं। आइए हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आप मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। अच्छा, हमारा साथ आप कैसे देंगे? आप आइए मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए और आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए। आपके पास जिस भी तरह की समस्याएं हैं पढ़ाई से संबंधित, हम दूर करने के लिए तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप खुद अच्छी तरह से देखे होंगे और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियो को शेयर कीजिए, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, ताकि कम से कम उन्हें जानकारी मिल जाए कि हमें सच में कैसे पढ़नी चाहिए। धन्यवाद आज के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आर्टिकल से संबंधित कि हम क्लास में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आर्टिकल्स। ये तो मैंने सिलेबस के बारे में पढ़ाया, अब लगभग आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, एक और बात, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो होते हैं, हम उन बच्चों के लिए शुरुआत करेंगे, उन छात्रों के लिए शुरुआत करेंगे ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए, कि वो समझ जाए कि सच में मुझे इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए। हम नज़रिया बदल देंगे इंग्लिश पढ़ने की। आइए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।